नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो छात्रों, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप यूनिट नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप आज यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा यानी कि त्रैमासिक परीक्षा भी आपकी चल रही है और मैं लगभग यहाँ पे सभी तरह के क्वेश्चंस आपको करा दूंगा जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा यहाँ पे हम देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई देंगे। तो आप पूरी लास्ट तक वीडियो देखिएगा और सारे क्वेश्चंस कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ पे जो करेंगे वो हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी कि यूनिट नंबर जो फर्स्ट है अपना, जिसमें हम जानते हैं यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसको हम कहते हैं क्या। आपको पता होगा इस चैप्टर का नाम क्या है भाई। इस चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। ठीक है, तो जो हम चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं यानी कि इसके जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम संबंध और फलन के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले संबंध और फलन के कुछ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे आपको ऑब्जेक्टिव करने में दिक्कत ना आए। देखिए संबंध होता है यानी रिलेशन जो होता है वो मुख्यतः आप इसमें तीन चीज़ों के पढ़ने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध पढ़ेंगे? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य संबंध आपने वैसे तो पढ़ा होगा, बाकी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ए का संबंध हम ए से ही दिखाएं यानी एक अवयव का उसी अवयव से संबंध दिखाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए जो है यानी इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा, जो पेयर बनेगा, इनका युग्म बनेगा, वो किसके अंदर आएगा? रिलेशन यानी आर के अंदर, संबंध के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए? स्वतुल्य संबंध के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो है उसका संबंध होता है सम्मित संबंध। ठीक है, इसको कहते हैं हम सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध मतलब होता है यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करना होता है, अगर ए का संबंध बी से है तो हमें दिखाना होगा कि बी का संबंध किससे हो जाएगा? ए से। इसी चीज़ को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए जो है, ए और बी का जो पेयर बनेगा या इनका जो युग्म बनेगा वो किसके अंदर आएगा? इनका संबंध आर के अंदर आ जाएगा। अगर ये इस आर के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि बी और ए का संबंध भी किसके अंदर आएगा? आर रिलेशन समुच्चय के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इसके बाद जो थर्ड नंबर की कंडीशन याद रखनी है आपको वो है संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध है? संक्रामक संबंध। ठीक है, तो आपको यहाँ पे संक्रामक संबंध भी याद रखना है। अब संक्रामक संबंध में क्या रहता है कि यदि ए का संबंध हो बी से और साथ में आपको याद रखना है और बी का संबंध हो सी से, तो इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि ए और आर का संबंध यानी ए का सी से संबंध भी हो जाएगा। यदि ए का बी से संबंध हो, बी का सी से हो, तो ए का संबंध सी से हो जाएगा। या इसी कंडीशन को आप कैसे लिख सकते हैं कि यदि ए बी का संबंध आ रहा है किसके अंदर? आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और बी और सी का संबंध भी जो है आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये दोनों रिलेशन आर में बिलोंग कर रहे हैं तो ए और सी का जो संबंध है वो भी आर के अंदर बिलोंग करेगा। ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन याद रखेंगे और इसके बाद ये जो तीनों कंडीशन, इन तीनों अगर ये तीनों किसी फलन में या किसी फंक्शन में फॉलो हो रही है, ठीक है, किसी समुच्चय के अंदर, तो इसका मतलब है कि भाई वो जो संबंध दिया गया है वो कैसा है? तुल्यता संबंध होगा। तो तुल्यता संबंध की कंडीशन समझ में आ गई है आपको। यदि ये तीनों फॉलो होंगी तो हम उसको कहेंगे तुल्यता संबंध। ठीक है, कौन सा संबंध कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, तो नेक्स्ट है इसमें जो अपना फलन था। ठीक है, तो फलन को और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो भाई फलन क्या है? फंक्शन। अब फलन जो फंक्शन है उसमें हम दो तरह के फंक्शन पे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक एक ही फलन। तो एक एक ही फलन का मतलब क्या है? तो भाई एक एक ही जो फलन होता है इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ और ये किसी एक समुच्चय से यानी मान लीजिए एन से एन में ही जा रहा है, यानी इसमें से अवयव उठाएगा और आंसर किस में देगा? एन में ही देगा। ठीक है, तो एक एक ही फलन किस तरह से हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन ये है यानी एक सेट है ये और एक दूसरा सेट ये है। एक सेट ए और एक सेट मान लीजिए बी है। ठीक है, तो यदि एक अवयव की एक ही इमेज बनती है यानी एक्स की इमेज ए बनी मान लीजिए और वाई की इमेज भी बी बनी मान लीजिए, तो एक अवयव की एक इमेज बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक एक ही फलन कहते हैं। ठीक है, अद्वितीय इमेज बनना चाहिए। ऐसी इसी प्रकार से एक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आच्छादक फलन। कौन सा याद रखना है? आच्छादक फलन।
तो ये आच्छादक फलन क्या होता है ये आप देख लीजिए। आच्छादक का मतलब होता है जैसे यहाँ पे एक फंक्शन की एक इमेज है, दूसरे की दूसरी इमेज है, इसी प्रकार से भाई ये इमेज इसकी भी हो सकती है, ऐसे दो अवयवों की एक इमेज भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई भी अवयव खाली छूट जाए। तो बी के अंदर कोई भी एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी की भी इमेज नहीं बन रहा हो, ठीक है। ये अगर खाली छूट गया तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रेंज था, इसका जो रेंज आया है, रेंज में क्या क्या आया, ए और बी आया रेंज में, ठीक है। जबकि इसका जो यानी रेंज मतलब क्या होता है, परिसर। जबकि इसका जो सह प्रांत था, सह प्रांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, सह प्रांत क्या था इसका, पूरा ए बी और सी था, सह प्रांत पूरा था। तो सह प्रांत और रेंज इसका बराबर नहीं आएगा तो इस कंडीशन में क्या बन जाता है, ये आच्छादक नहीं होता है, ठीक है। तो जब दोनों चीज़ें बराबर आ जाएंगी, सह प्रांत और परिसर, तो हम उसको कहते हैं क्या है कि ये आच्छादक फलन है ना, कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको पहला दिखाई दे रहा है ये भी स्वतंत्र संक्रामक से संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में। तो समुच्चय मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में आर एक संबंध दिया है, जो कि 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 2 3 दिया है ना, इस प्रकार संबंधित है ये आर में। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए सबसे पहले हमें आप चुनेंगे भाई कि संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, वो चेक करेंगे सबसे पहले। तो स्वतुल्य कैसे चेक होगा, देखिए जरा। स्वतुल्य के लिए देखिए आप यहाँ पे दो दो इसमें आ रहा है, यानी कि 2 का 2 से संबंध है, 1 का 1 से संबंध है, 4 का 4 से भी है और 3 का 3 से भी है। यानी भाई मतलब ये हुआ कि स्वतुल्य तो ये है, ठीक है। क्या है ये, स्वतुल्य, यानी स्वतुल्य तो हो गया, ठीक है। तो चलिए स्वतुल्य हो गया। इसके बाद देखिए अब सम्मित कैसे चेक करते हैं भाई। सम्मित का मतलब होता है अगर एक दो रिलेशन में है, संबंध में है, तो दो एक भी संबंध में होना चाहिए। देखते हैं जरा, देखिए 1 2 है और इसके बाद 2 1 यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। देखिए 2 1 नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे हम सीधा कह सकते हैं कि ये सम्मित तो है लेकिन सॉरी स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं होगा। तो देखिए स्वतुल्य किस में दिख रहा है कि इसमें, देखिए स्वतुल्य है ये, लेकिन सम्मित यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप समझ गए कि भाई स्वतुल्य जब इसमें आ गया और सम्मित यहाँ पे नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं यही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा, ठीक है। और संक्रामक भी है यहाँ पे, तो संक्रामक भी हो जाएगा। संक्रामक में क्या होता है, अगर 1 2 बिलोंग करेगा और 2 3 बिलोंग करेगा तो इसका मतलब होगा कि 1 और 3 भी बिलोंग करेगा। जैसे देखिए 1 2 है, आगे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा है क्या, ये देखिए इसको देखिए इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है कि 1 3 है पहले, ठीक है। 1 3 के बाद मान लीजिए 3 2 हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि 1 और 2 का भी संबंध होना चाहिए। आ रहा है आप समझ में। देखिए 1 3 है, ये संबंध में है, और 3 2 है, ये भी संबंध में है। तो इसका मतलब है कि हमें ए और बी संबंध में दिया है और बी और सी दिया है, तो हमें ए और सी का संबंध भी करना है। मतलब 1 और 2 भी क्या होगा, संबंध में होना चाहिए। तो देखिए 1 और 2 भी है ना संबंध में, इसलिए ये सम्मित नहीं है लेकिन स्वतुल्य संक्रामक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है 16 नंबर पर। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कि समुच्चय n में एक समुच्चय n है जो कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। इसमें एक संबंध दिया है जो इस प्रकार से है, ए और बी का संबंध इस प्रकार से है कि a बराबर b-2 है, यानी a बराबर क्या है, b-2। और वहाँ पे देखिए आपने एक कंडीशन और दे रखी है कि जो b का मान है वो 6 से क्या है, छोटा है। तब इस द्वारा संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो सही इनमें से कौन सा होगा, तो रख के देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो दिया है ये ए दिया है और ये बी दिया है, तो इस तरह से हमें चुनना है, इसमें रख कर देखना है। लेकिन देखिए इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है कि बी का मान 6 से छोटा लेना है। तो बी का मान 6 से छोटा देख कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो 6 से बड़ा है, देखिए बी का मान, ठीक है। इसके बाद अच्छा सॉरी हमने गलत लिख दिया है, इसमें क्या दिया है, बी जो है 6 से बड़ा दिया है। क्या दिया है, बी 6 से बड़ा। तो 6 से बड़ा कहाँ है, देखिए इसमें है 6 से बड़ा बी, देखिए 7 दिखाई दे रहा है। इसमें भी देखिए 6 से बड़ा है बी और इसमें भी 6 से बड़ा है बी। तो इन तीनों में से कोई सा एक आंसर हो सकता है। तो चेक कैसे करेंगे, देखिए ज़रा। तो हम जैसे मान लीजिए इसको चेक करते हैं, यहाँ पे आपने रख कर देखा, मान लीजिए ए की जगह पे 3, बी की जगह पर रखा 8 और यहाँ लिखा है 2। 8 में से 2 जाएंगे तो आपको दिखेगा 6। तो 6 और 3 बराबर नहीं होते, इसलिए ये वाला आंसर अपना नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। 6 और 8 रख के देखिए, मान लीजिए ए की जगह पर रखा आपने 6 बराबर, बी की जगह पर रखा आपने 8 और -2 किया, तो देखिए 6 बराबर 6 ही आ रहा है।
इसका मतलब हुआ कि भाई ये अपना राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये इस तरह से दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में एक संबंध है। तो देखिए प्राकृत संख्याओं में से क्या एक संबंध है, आर, जो एन आर एम यदि एन विभाजित करता है एम को। तो देखिए संबंध किस प्रकार से कि एन और आर जो दिया है यानी एन और एम का संबंध है, और वो किस तरह से है कि जो एन है वो विभाजित कर रहा है किसको, एम को। ठीक है, यानी एम को कौन विभाजित कर रहा है, एन विभाजित कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको चेक करना है कि भाई ये कौन सा संबंध होगा। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। ठीक है, प्राकृत संख्याओं की बात हो रही देखिए यहाँ पे। तो प्राकृत संख्याओं में आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि जैसे इसको ही देखें, एन का संबंध अगर हम एन से करते हैं, एन का संबंध एन से, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एन एन को ही विभाजित करेगा। संबंध तो यही है ना कि एन को एन विभाजित करेगा, इसका मतलब ये निकल रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन सही होती है, यानी खुद का खुद से संबंध हो सकता है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एक को एक से विभाजित करें तो हो जाएगा, दो को दो से विभाजित करें तो भी हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉलो इसमें करती हैं। ठीक है, इसलिए मतलब ये हुआ कि भाई स्वतुल्य तो होगा, यानी स्वतुल्य तो है। अब जब स्वतुल्य है ये, तो स्वतुल्य देखिए इसमें किस किस में है, इसमें स्वतुल्य दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए स्वतुल्य तो एक और चेक कर ली, पहले सम्मित चेक कर ली, सम्मित भी दिया है इनमें। तो सम्मित का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए एन और एम का संबंध दिया है, मतलब एम को एन विभाजित करता है, ऐसा लिखा है इन्होंने, एन विभाजित करता है एम को। तो इसका मतलब हुआ कि भाई ठीक है ये इसको विभाजित कर रहा है, तो क्या उल्टा भी इसका विभाजित करेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर दो को विभाजित कर रहा है एक, या थोड़ा और बड़ा लेना चाहें तो ऐसा ले लीजिए, चार को अगर विभाजित कर रहा है दो, तो क्या दो को भी चार विभाजित करेगा। तो आप देखिए पहली बात तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो को दो चार कर देगा, दो के पहाड़े में चार आ जाएगा, लेकिन चार के पहाड़े में दो नहीं आता, यानी उल्टा नहीं हो सकता है ना। ए का बी से है तो बी का ऐसे नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि भाई सम्मित संबंध ये नहीं है। कौन सा नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। और जब नहीं है तो सम्मित संबंध किस में नहीं दिया, देखिए इसमें नहीं दिया। संक्रामक तो दिया है लेकिन सम्मित इसमें नहीं दिया, देखिए यहाँ पे। तो मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगर आप संक्रामक चेक करेंगे तो संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा समझ लीजिए। भाई अगर चार को आप विभाजित करते हैं दो से, ठीक है, तो यानी कि ए विभाजित बी ऐसा मान लीजिए। अब बी को विभाजित करना है मान लीजिए एक से, मतलब दो को विभाजित करना है एक से, तो क्या चार एक से विभाजित नहीं होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से संक्रामक तो था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है, डी नंबर का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 18 नंबर का, इसको आप पढ़िए। आपको थोड़ा सा देखिए फ़ॉन्ट साइज इसका जो अक्षर हैं थोड़े छोटे दिख रहे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सही कर देंगे, अभी आप एडजस्ट इसको कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि यदि एल किसी समतल में स्थित सभी सरल रेखाओं के समुच्चय को निरूपित करता है, यानी जो एल है, एल मतलब लाइन, ठीक है, एल का मतलब क्या होता है, लाइन, लाइन मतलब रेखा। ठीक है, तो ले रेखा जो है ना, एल क्या है, रेखाओं का एक क्या है, समुच्चय, क्या है, रेखाओं का समुच्चय है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक संबंध है आर, जो नियम एल आर एम यदि और केवल यदि एल लंब है एम पर, मतलब इन्होंने संबंध दिया है एक, ये क्या दिया है, एक संबंध आर, संबंध है कि एल का संबंध है एम से। किस तरह से है वो संबंध, वो संबंध है कि एल जो है ना ये लंब है किस पर, एम पर, एल किस पे लंब है, एम पर। तो इस कंडीशन को मैं ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए ये जो दिया है देखिए, ये दिया है एम, ठीक है, ये लाइन है एम, तो ये लाइन एम हो गई है, और ये वाली जो लाइन है ये हो गई है एल, या इसको स्मॉल एल बना लीजिए। ठीक है, तो ये लंब है, देखिए किस पर है, लंब एम पर लंब है, बिल्कुल दिखाई दे। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री बनना चाहिए, इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है ये कौन सा संबंध होगा, ठीक है, और कौन सा नहीं होगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मान लीजिए स्वतुल्य चेक करते हैं, तो स्वतुल्य मतलब खुद का खुद से संबंध। तो अगर हम ऐसा कहें कि एल का संबंध एल से, मतलब खुद का खुद से बताना चाहें, तो क्या हो सकता है ऐसा। देखिए चेक करते हैं, एक रेखा है मान लीजिए एल, ये कौन सी रेखा है, एल रेखा है, ये एल रेखा, तो एल एल पर ही लंब हो जाएगा क्या। भाई मतलब ये है कि ये जो एल रेखा है ये खुद पे कैसे लंब होगी, तो एल एल पर थोड़ी लंब हो सकता है।
तो ये चीज़ इसमें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी कि एल एल पर क्या है, लंब। तो ये कहीं से भी बिल्कुल सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इसको देखकर ही समझ जाएंगे एल एल पर लंब नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से इसमें ये स्वतुल्य तो नहीं है भाई, स्वतुल्य नहीं है मतलब ये नहीं होगा। अब सममित चेक करते हैं, देखिए। तो सममित का मतलब क्या होता है कि अगर एल का संबंध है किससे, एम से, यानी कि एल जो है एम पर लंब है, तो बिल्कुल ये तो चलेगा क्या। लेकिन उल्टा ऐसा हो सकता है, तो उल्टा चेक करिए, एम का संबंध एल से मतलब कि एम लंब है एल पर। देखिए अगर ये इस पर लंब है 90 डिग्री बन रहा है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एम भी किस पे है, एल पे लंब हो गया। भाई एम को भी तो एम पे लंब मान सकते हैं एल पर, देखिए एम भी तो एल पे लंब हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये सममित हो जाएगा, मतलब सममित तो ये है, सममित है। लेकिन क्या संक्रामक है वो चेक करिए जरा, सममित तो हो गया, ये तो इसका राइट आंसर हो ही गया है। संक्रामक चेक कर लीजिए, देखिए अगर एल लंब है एम पर, चेक कर लेते हैं, एल का संबंध एम से देख लो, एम लंब हो गया एल पर। फिर इसके बाद कोई एक और रेखा ले लीजिए, एम लंब हो गया मान लीजिए एन पर, ठीक है, दो चीज़ें ले ली हमने ऐसी। तो अब आप ये बताइए कि क्या ये एल लंब हो जाएगा एन पर, या ऐसा मान लीजिए कि यहाँ ऐसे लाइन खींच दीजिए, इसको आप एन रेखा मान लीजिए। जब ये एल लंब हो गया एल पर, और एम जो लंब है एम, एल लंब किस पे, एम पर, और ये एम जो है देखिए ये एन पे लंब है। लेकिन क्या एल एन पे लंब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। देखिए ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, इसका मतलब संक्रामक नहीं है। तो ये संक्रामक नहीं है, ये भी नहीं होगा, बस इसका आंसर क्या है, सममित होगा। ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसमें लिखा है कि वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए परिभाषित कीजिए कि x r y यानी कि x का संबंध है y से यदि और केवल यदि x माइनस वाई प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो संबंध r आपको बताना है किस प्रकार का होगा, स्वतुल्य, सममित या संक्रामक, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले बात आप यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखा करिए कि भाई आप पहले समुच्चय देखो कौन सा है, वास्तविक संख्या है ये दोनों एक्स वाई, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर में क्या होता है भाई, आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें परिमेय भी आती हैं और इसमें अपरिमेय भी आती हैं, ठीक है। ये नॉर्मल से मैंने आपको बता दिया है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब परिमेय में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक सब हैं, माइनस प्लस वाली, बटे वाली, दशमलव वाली, ठीक है, रूट वाली सभी होती हैं, है ना। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए अब पहले आप ये देखिए कि एक्स और आर का जो संबंध दिया है, एक्स और वाई का जो संबंध दिया है वो किस प्रकार से दिया है कि एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू, ये जो है हमेशा क्या होगी, ये हमेशा अपरिमेय ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा अपरिमेय, ठीक है। तो अपरिमेय होना चाहिए। तो देखिए किस में हो सकता है, अगर हम खुद का खुद से संबंध करें, जैसे खुद का खुद से संबंध मतलब अगर ये वास्तविक संख्या है दोनों और हम x का संबंध x से ही करते हैं, तो भाई हमेशा आंसर पूर्ण क्या आना चाहिए, अपरिमेय, ठीक है। तो अगर खुद का खुद से संबंध करेंगे तो x माइनस एक्स करने से आपको पता है कि x से x कट जाएगा प्लस माइनस होने की वजह से, तो क्या निकलेगा उत्तर में केवल रूट टू, जो कि एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये है कि हमेशा अगर आप एक जैसी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए रूट थ्री और रूट थ्री का संबंध किया, मान लो ये भी क्या है, दो संख्या है, ठीक है। तो खुद का खुद से लेंगे संबंध तो आपका ये आंसर क्या देगी, हमेशा भाई ये अपरिमेय संख्या ही देगी, क्यों, देखो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए स्वतुल्य संबंध तो इसमें हमेशा ही होगा, ठीक है। स्वतुल्य संबंध क्या होगा, हमेशा इसमें होगा। आप अगर दो और दो का संबंध भी ले लेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे दो और दो लिखने से क्या होगा, दो से दो कट के रूट टू अकेला बच जाएगा। तो मतलब क्या समझे आप, स्वतुल्य संबंध तो है इसमें, ठीक है। अब सम्मित और संक्रामक यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है, एक कंडीशन में आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने दो और साथ में मैंने ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए क्या ले लिया, रूट टू ही ले ली, चलिए दो संख्या ले ली, इन दोनों का संबंध मैंने यहाँ पे कराया। तो जब इन दोनों संख्याओं को इस कंडीशन में जमाएंगे, ये जो दिया है संबंध, तो देखिए क्या बन जाएगा, टू माइनस रूट टू, यहाँ पे प्लस का रूट टू, तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगी परिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, अपने संबंध जो दिया है वो गलत हो जाएगा, है ना। हमें चाहिए अपरिमेय, तो वो केवल स्वतुल्य की कंडीशन में देख सकता है, इसलिए ये वाला आंसर क्या होगा इसका, राइट होगा, ठीक है, स्वतुल्य संबंध सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई ये जो क्वेश्चन दिया है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लिखा है कि मान लीजिए कि टी है जो है सॉरी, तो टी यूक्लिडीय समतल में
सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, सभी त्रिभुज का समुच्चय, इसलिए इसको टी से दर्शा रहा है, ठीक है। तथा मान लीजिए कि टी में एक संबंध दिया है आर, जो इस प्रकार से परिभाषित है कि ए आर बी, यानी कि ए और बी दो क्या है, एक त्रिभुज हैं अपने, और इन दोनों का संबंध दिया गया है। और संबंध कैसा है, इसमें इन्होंने लिखा है कि संबंध है कैसा, कि ए जो है सर्वांग सम है, सर्वांग सम है किसके, बी के। तो देखिए ये जो मैंने निशान बनाया ये सर्वांग समता का होता है। सर्वांग सम मतलब क्या होता है, समझ लीजिए जरा एक बार। जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, ये सर्वांग सम कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, जब इनके तीनों संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ का कोण और इधर का कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, यानी ये क्या हो, आपस में समान हो, ठीक है। तो संगत कोण क्या हो, समान। या ऐसे समझ लीजिए भाई, यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है सी, यहाँ लिख दिया मान लीजिए मैंने डी, यहाँ लिख दिया मैंने ई, और यहाँ लिख दिया एफ। तो संगत कोण कैसे बराबर होंगे, कोण ए बराबर आ जाए कोण डी के, ठीक है, कोण बी बराबर आ जाए कोण ई के, और कोण सी बराबर हो कोण एफ के। तो ये तो क्या, संगत कोण बराबर, साथ में इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो, बराबर बराबर होना चाहिए। यानी संगत भुजा मतलब ए बी बराबर हो किसके, इसकी संगत भुजा क्या है, डी ई, तो डी ई के बराबर। इसी तरह से और सभी भुजाएं भी समान, यानी ऐसी आकृति जो देखने में लगे एक जैसी और माप भी क्या हो, अलग अलग ना हो, एक जैसी हो, बिल्कुल पूरा समान दिख रहा हो, ठीक है। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। तो संबंध भी हमें ऐसे दिया है, ए सर्वांग सम है बी के, मतलब दोनों आकृति बिल्कुल कैसी है, समान है, दोनों त्रिभुज की आकृति। अब आपको चेक करना है कि कौन सा सम्मत जो संबंध है वो इसमें होगा, ठीक है। सबसे पहले स्वतुल चेक करते हैं। देखिए, तो अगर मान लीजिए हम ए का ऐसे ही संबंध कराएं, मतलब दोनों त्रिभुज एक जैसे ही ले लें। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज ले लिया, इसका नाम है ए, एक त्रिभुज ये ले लिया, इसका नाम भी है ए, तो दोनों ही समान हो गए, एक जैसे हैं मतलब दोनों समान है। तो जब दोनों ही समान है तो इसको हम सर्वांग सम भी तो कह सकते हैं, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो इसका मतलब हुआ कि भाई ये स्वतुल्य हो जाएगा। स्वतुल्य मतलब खुद का खुद से संबंध है, ठीक है। तो स्वतुल्य इसमें लिखा है देखिए, ठीक है। बाकी कहीं भी स्वतुल्य नहीं लिखा तो ये वाला आंसर हो सकता है। बाकी और कंडीशन हम पहले चेक कर लेते हैं। चलिए आइए सम्मित चेक करते हैं। देखिए, तो अगर ए का संबंध बी से है, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख देते हैं, अगर ए का संबंध बी से है, मतलब ए का संबंध बी से, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए सर्वांग सम आ रहा है किसके, बी के। इसका मतलब हुआ कि ए की आकृति बी की आकृति की बिल्कुल समान है, ठीक है। तो क्या बी की आकृति ए के समान नहीं होगी, भाई जब ए बिल्कुल बी जैसा है तो बी भी बिल्कुल ए जैसा हो सकता है। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन सही हो सकती हैं। ए का संबंध बी से है तो बी का भी ऐसे हो सकता है, इसका मतलब ये सम्मित भी होगा। अब जब ये सम्मित है तो एक बार हम संक्रामक और चेक कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं साइड में से इसको, तो संक्रामक चेक करके देखते हैं, ठीक है ना इसका। तो देखिए संक्रामक किस तरह से चेक होगा। अब संक्रामक में देखिए, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ए का संबंध है बी से, ठीक है, ए का संबंध किससे, बी से, तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है सर्वांग सम है बी के। इसका मतलब ये भी हो सकता है भाई, अगर मान लीजिए अगला संबंध है बी और सी का, तो बी सर्वांग सम है मान लो सी के, दोनों तो होना चाहिए। ए सर्वांग सम है बी के और बी सर्वांग सम है सी के, तो हमें बताना है कि ए भी सर्वांग सम हो जाएगा सी के। तो ऐसा हो सकता है क्या, आप कहेंगे सर हो सकता है, क्यों। देखिए ए बराबर है किसके, बी के, बिल्कुल आकृति कैसी है, बिल्कुल बी के बराबर, और बी की आकृति बिल्कुल सी के बराबर, तो तीनों ही चीज़ें बराबर बराबर हो गई नहीं हुई। इसका मतलब ए भी सर्वांग सम हो जाएगा सी के। तो तीनों संबंध संक्रामक, सम्मित और स्वतुल्य तीनों वहाँ पे सोल्व हो रहे हैं, यानी कि फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब तुल्यता संबंध होगा। कौन सा संबंध है ये, तुल्यता संबंध। ये चीज़ आपको चेक करना आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी परिवार में बच्चों के अरिक्त समुच्चय, ठीक है, अरिक्त समुच्चय बच्चों के अरिक्त समुच्चय तथा ए आर बी, यदि ए भाई है बी का, द्वारा परिभाषित संबंध आर पर विचार कीजिए। जो तो आर किस प्रकार से होगा, आर का संबंध कैसा होगा, ठीक है, वो हमें दिखाना है। तो अब आप पहले यहाँ देखिए समुच्चय का जो संबंध दिया है वो कैसा दिया है कि ए का संबंध बी से दिया है, जिसका अर्थ है संबंध का कि ए जो है ना ये भाई है, किसका भाई है ये, बी का। ए जो है भाई है बी का, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। तो हमें पहले चेक करना है स्वतुल्य के लिए। तो आप स्वतुल्य पहले चेक करिए। देखिए सबसे पहले कि ए का संबंध अगर हम ए से लेते हैं, मतलब ए भाई है ए का, यानी बताइए क्या ए खुद का भाई हो सकता है क्या, भाई ए का भाई हो सकता है क्या।
तो आप कहेंगे सर ए का भाई कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, स्वतुल्य तो नहीं है, इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब आप पहले चेक करेंगे अब सम्मित के लिए, ठीक है। तो सम्मित के लिए क्या होता है, अगर ए भाई है, यदि हम ए का संबंध बी से कर लें, यानी ए भाई है बी का, ठीक है। तो ए भाई अगर बी का, तो इसका मतलब ये है कि बी भी भाई हो सकता है ए का। अगर ए का भाई कौन है, बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा था ए भाई है बी का, तो जो ए है ना ये भाई है बी का, तो बी भाई होगा ये निश्चित नहीं है, बी बहन भी हो सकती है, बी भाई बहन भी तो हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये सम्मित भी नहीं होगा, यानी स्वतुल्य भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है, ठीक है। जब सम्मित नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, तो भाई क्या नहीं, फिर क्या, जब संक्रामक बच रहा है केवल, तो संक्रामक चेक कर लेते हैं। चलिए संक्रामक कैसे चेक होगा, ए, देखिए ए का संबंध है बी से, यानी ए का संबंध है बी से, मतलब ए भाई है बी का। और अब लिख दिया हमने, मान लीजिए बी का संबंध है सी से, तो बी भी क्या हो गया, भाई हो गया सी का, यानी ए भाई था यहाँ पे बी भी भाई हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, देखिए इनका संबंध हो गया, ये भी लड़का है और ये भी लड़का है। अब हम बताना है सी भी संबंध हो जाएगा ऐसे, यानी कि ए भी भाई हो जाएगा सी का, ठीक। तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं से, बिल्कुल हो सकता है, ए भाई था यहाँ पे बी का और बी यहाँ पे सी का भाई था। तो इसका मतलब हुआ कि ए भी जो है ना भाई हो सकता है सी का, सी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भाई तो है, ए भाई तो है सी का, ठीक है। ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब है कि भाई ये सम्मित नहीं था, ठीक है। देखो यहाँ पे संक्रामक तो ये है, लेकिन क्या नहीं है, सम्मित नहीं था, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये वाला बी आंसर इसका क्या होगा, सही होगा, राइट होगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए जरा। लिखा है कि समुच्चय ए में, यानी कि 1 2 3 में तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी, वो भी अधिकतम संख्या, ठीक है। तो देखिए तुल्यता संबंध के लिए हम जानते हैं कि आपको भाई सबसे पहले उसको स्वतुल्य बताना होता है, ठीक है। स्वतुल्य भी हो, इसके बाद वह सम्मित भी हो, ठीक है, और साथ में वह क्या हो, संक्रामक भी हो, ठीक है। तो ये सब तीनों चीज़ें होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनता है, तुल्यता संबंध बनता है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप देखिए सबसे छोटा तुल्यता संबंध क्या हो सकता है, यानी मान लीजिए R1 एक सबसे छोटा तुल्यता संबंध हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा बन सकता है, देखिए 1 1, ठीक है। पहला संबंध क्या बनेगा, 1 1 बनेगा। इसके बाद यहाँ पे बन सकता है 2 2, ठीक है। फिर इसमें 3 3, ये एलिमेंट इसके अंदर ले सकते हैं हम, ठीक। इसके बाद अगर ये तुल्यता होगा, तो इसके लिए देखिए अब जरा, अगर इसमें 1 1 2 2 3 3 हमने लिया है, तो साथ में अगर आप इसको ऐसा लेते हैं, भाई इसके साथ 1 2 लेते हैं, तो आपको सम्मित दिखाने के लिए इसको 2 1 भी लेना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये स्वतुल्य तो दिखाई दे रहा था, लेकिन सम्मित दिखाने के लिए 1 2 के साथ 2 1 भी लेना होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे पहला संबंध बनाएगी। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, देखिए यदि हम मान लीजिए 1 1 लेते हैं, ठीक है, 2 2 लेते हैं, साथ में फिर 3 3 लेते हैं, ठीक। तो स्वतुल्य तो हो गया। और अगर हम इसको इस तरह से ले लेते हैं कि भाई 1 के साथ में लेते हैं 3, तो 1 3 और साथ में लेना पड़ेगा आपको 3 और 1, तो ये देखिए सम्मित हो गया। इसी से ये संक्रामक भी हो जाता है, कैसे हो जाता है, देखिए 1 3 यानी ए बी, और यहाँ पे बी सी, और फिर ये ए और एक मिलके बन जाएगा ए सी, तो एक एक तो इसमें आ गया है पहले से ही, ठीक है। तो इस तरह से ये संक्रामक भी बन जाता है, इसलिए ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बनाएं तो A3 भी बन सकता है, R3। तो R3 तुल्यता संबंध कैसे बनेगा, देखिए तीसरा संबंध, इसमें अगर हम 1 1 लेते हैं, तो ये तो तुल्यता के लिए लेना पड़ेगा, 2 2 ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद 3 3 ले सकते हैं, तो ये आप लेना पड़ेगा आपको। इसके बाद इसके अलावा आप यहाँ पे ले सकते हैं क्या, देखिए 2 3 ले सकते हैं। अगर आप 2 3 लेते हैं, तो आपको 3 2 भी यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। तो इस तरह से सम्मित हो जाएगा और साथ में ही संक्रामक भी हो जाता है, ठीक। तो एक कंडीशन ये यहाँ पे बन जाती है। इसके बाद जो आप नेक्स्ट इसमें ले सकते हैं, इसके बाद देखिए इसमें जो चौथे नंबर का संबंध बनेगा, वो बन जाएगा, इस पूरे संबंध को ही ले सकते हैं हम इसमें। देखिए जैसे कि आप इसमें ले सकते हैं 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3, और इसके बाद इतना हो गया। इसके बाद आप ले सकते हैं, देखिए 1 2, ठीक है, साथ में 1 3,
सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारे एलिमेंट्स। तो इस तरह से एक संबंध ये बनेगा। इसके बाद ले सकते हैं 2 के साथ, ले सकते हैं भाई 2 1 ले सकते हैं, ठीक है। एक बार 2 के साथ 2 आ चुका है, 2 के साथ 3 ले सकते हैं, और 3 के साथ 1 ले सकते हैं। इसके अलावा 3 के साथ 2 ले सकते हैं, और इसके अलावा 3 तो आ चुका है, ठीक। तो इस तरह से देखिए ये इतने सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ भी ये तो तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन ये बन जाएगी, यानी यहाँ पे सममित, संक्रामक और स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा इसमें आप जो ले सकते हैं एक कंडीशन और, तो वह क्या ले सकते हैं आप, उसमें ले सकते हैं, देखिए कौन सा, एक जो इसमें देखिए एक सबसे छोटा संबंध कहलाता है इसके अंदर, जो 5वें नंबर का है, या इसको सबसे पहला हम मान सकते थे 1 1, इसके बाद 2 2 और एक 3 3। तो ये एक संबंध, ये भी एक तुल्यता संबंध श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कि ऑप्शन में 4 तो थे ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हमें यहाँ पे 5 को ही लगाना पड़ेगा। एक संबंध हम ऐसे भी मान के चलते हैं जो हमने लास्ट में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि तुल्यता तुल्यता ज़्यादा दिखाई देगा आपको, ठीक है, यानी कि स्वतुल्य दिखाई ज़्यादा दे रहा है, तो लेकिन हम इनको तुल्यता संबंध की श्रेणी में ही रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका 5 जो है ना करेक्ट आंसर हम मान के इसको सही कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताना है कि यदि समुच्चय 1 2 3 में आर एक संबंध दिया है जिसमें 1 और 2 यानी एक युग्म दिया 1 2 द्वारा परिभाषित एक संबंध है आर है, तो आर क्या होगा, स्वतुल्य, सममित या संक्रामक होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है भाई कि 1 और 2 का ही एक जोड़ा दिया है। अगर स्वतुल्य होता तो 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से दिखाई देता, ठीक है। 1 2 दिया है, 2 1 भी दिखाई देना चाहिए था, तब जाके सम्मित होता। और संक्रामक के लिए भी ऐसे और भी अवयव यहाँ पे होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे ये अकेला दिया है, इसलिए ना तो ये सम्मित है, ना स्वतुल्य हो, ना ही संक्रामक है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं आंसर क्या अपना डी, इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आर में एक संबंध दिया है आर, ठीक है। इस प्रकार परिभाषित है कि ए आर बी, यानी ए का संबंध है बी से, यदि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो आर किस प्रकार का संबंध होगा, तुल्यता होगा या सम्मित, संक्रामक, जो भी है वो हमें दिखाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि भाई आर एक वास्तविक संख्या और समुच्चय, और इसमें हमें संबंध दिया है ए का बी से, ठीक है। और वो किस तरह का संबंध है, वो संबंध है ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा है और बराबर है बी के, ठीक है, वास्तविक संख्याओं समुच्चय। तो आप इसमें पहले चेक करेंगे क्या, स्वतुल्य, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए खुद से ही संबंध हमें करना होता है, मतलब ए देखिए ए के बराबर हो सकता है, बड़े की वाली कंडीशन को मत देखिए आप, फिलहाल में ये देखिए कि ए बराबर हो सकता है बी के, खुद के बराबर हो सकता है, यहाँ पे ए लिख लीजिए, ए स्वयं के बराबर हो सकता है, इसलिए ये स्वतुल्य तो हो सकता है, ठीक है, स्वतुल्य तो हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड अगर हम कंडीशन देखते हैं, तो सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर ए का संबंध बी से है, ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि ए बड़ा है बी से और बराबर है, ठीक। लेकिन नेक्स्ट हम कंडीशन देंगे सेकंड, तो इसमें अगर हम देखें तो बी, आपको दिखाना है कि बी का संबंध ए से हो जाएगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो अगर ए बड़ा है बी से, तो क्या बी भी बड़ा हो जाएगा ए से, ऐसा हो सकता है कि भाई, देखिए इक्वल यहाँ पे लगा था वो ठीक है, हम मान सकते हैं इक्वल है, लेकिन बड़ा है यहाँ पे ए, क्या है, बड़ा भी हो रहा है, ठीक है। तो आपको यही दिखाना है कि भाई क्या ए जब बड़ा है, जैसे मान लीजिए 2 अगर बड़ा है 1 से, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए अगर भाई ए बड़ा है, यानी 2 बड़ा है 1 से, तो क्या 1 भी बड़ा हो जाएगा 2 से, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि भाई ये सम्मित तो नहीं होगा, ठीक, क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, ठीक है, नहीं, तो सम्मित नहीं है। इसके बाद अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसे, देखिए अब देखिए वैसे आप आंसर ऐसे भी लगा सकते हैं, कैसे कि अब यहाँ पे जो है इसमें देखिए स्वतुल्य यहाँ पे दिया है, संक्रामक यहाँ दिया, सम्मित यहाँ नहीं दिया है, ठीक है। तो सम्मित जहाँ भी है लिखा है, देखिए यहाँ पे भी सम्मित है लिखा है, मतलब ये तो है ही नहीं आंसर, सम्मित नहीं है जहाँ पे लिखा है ना, वो अपना आंसर कहलाएगा, यानी कि ये स्वतुल्य संक्रामक हो जाएगा, बस क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने बता भी दिया सम्मित किस तरह से नहीं है, क्योंकि भाई 2 1 से बड़ा है, लेकिन 1 थोड़ी 2 से बड़ा हो जाएगा, तो ये इस तरह से कंडीशन सम्मित फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, जबकि संक्रामक फॉलो कर लेगी। तो इस तरह से इसका हम आंसर दे सकते हैं, बी राइट आंसर इसका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हम बात करते हैं
यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हों और समुच्चय बी में 6 अवयव हों तो ए से बी में एकेकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या। तो देखिए आपसे एकेकी अवयवों की संख्या पूछी, एकेकी प्रतिचित्रण कितने बने। भैया आप इसको ऐसे समझिए एक बार कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो है ना 5 अवयव हैं। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, देखिए इसको। इसमें कितने अवयव हैं? 5। ए बी सी डी और ई, ऐसे 5 अवयव मान लीजिए। और यहाँ पे कितने? 6 अवयव हैं। कितने अवयव हैं इसमें? 6। 1 2 3 4 5 और 6 अवयव हैं। अब ये कह रहा है कि भाई इस पांचों अवयवों के यहाँ पे प्रतिचित्रणों की संख्या बताइए, कितने प्रतिचित्रण यानी कितनी इमेज बन सकती हैं, ठीक है, इन पांचों अवयवों की, एक एक ही हों और आच्छादक भी हों, ठीक है। तो देखिए कैसे बन सकती है, मान लीजिए इससे पहले वाले को समझिए, पहला वाला या तो इसके साथ इमेज बनाएगा या इसके साथ बनाएगा या इसके साथ बनाएगा या इसके साथ, इस तरह से देखिए ये जो है 6 अवयवों के साथ इमेज बना सकता है, यानी पहले वाले को 6 तरीके से हम इमेज बना सकते हैं, ठीक है। पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है इमेज बनाने के, ठीक। इसके बाद जो ये वाला टर्म है इसके पास भी कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है, ठीक है। इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 6 ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और सुन लीजिए भाई, आच्छादक भी लिखा है, मतलब कि एक एक ही भी लिखा है। एक एक ही मतलब होता है एक बार जो इमेज बन जाएगी तो उसके बाद उसी इमेज, उसकी इमेज से दूसरे अवयव की इमेज नहीं बनेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बी की इमेज भी एक से बन जाए। तो ऐसा आपको सोच के चलना है कि एक ही इमेज अगर मान लीजिए इनमें से किसी एक के साथ बन गई है तो बी की इमेज उसके साथ नहीं बनेगी। मतलब एक ऑप्शन कोई ना कोई से यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम। तो अब कितने अवयव बचेंगे इमेज बनाने के लिए? दूसरे वाले के पास केवल 5। इसका मतलब है कि पहले वाले के पास बचेंगे 6, दूसरे वाले के पास बचेंगे 5, इसी प्रकार से ये तीसरे वाले के पास बचेंगे कितने? 4, और जो उसके बाद वाला है उसके पास बचेंगे 3, और जो लास्ट वाला है उसके पास बचेंगे 2। इस तरह धीरे धीरे कम होकर अवयव इतने बचेंगे, ठीक है। तो इतने प्रकार से ये जो है ना प्रतिचित्रण बन सकते हैं, यानी इतनी इमेज बन सकती हैं एक एक की और आच्छादक वाली, ठीक है। तो अब इनका हम इंटू करेंगे, 6 पंजे 30, ठीक है, 30 चौक हो जाएंगे 120, 120 और 6 दूनी 12 और 12 छिंग 72, यानी कि 720 इमेज बनेंगी। इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे 6 अवयव है, 6 अवयवों को आपको 5 चीज़ों से क्या बनाना थी? इमेज, यानी 6p5, उसको ऐसे ही बना सकते हैं आप 6p5। और 6p5 को खोलने का तरीका आप पता है, इसी तरह से खोलते हैं घटते क्रम में। 6 × 5 मतलब 6 को 5 बार खोलना है घटते क्रम में। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ये घटते क्रम में 5 बार खोल दिया है। आंसर करेंगे तो 720 ही इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 720, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसको हमें करना है। लिखा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 एक संबंध है, इसके अंदर परिभाषित संबंध है 1 1, और ये इस तरह से देखिए संबंध आपको दिखाई दे रहा है। पूछा है ये किस प्रकार का संबंध है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल देख के समझ सकते हैं। देखिए 1 1 दिखाई दे रहा है, 2 2 दिखाई दे रहा है, 3 3, मतलब स्वतुल्य तो है, ठीक है। तो स्वतुल्य हो गया। साथ में सममित चेक करिए जरा, देखिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है क्या? इसमें नहीं है, मतलब सममित नहीं होगा, ठीक है। अब अगर संक्रामक चेक करें तो देखिए 1 2 है तो 2 3 हो गए, चलो हमारे 2 3 है, देखिए 1 2 है 2 3 है। अब 1 3 भी होना चाहिए, यानी एक ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। ए सी का मतलब 1 3, तो 1 3 भी यहाँ दिया है, मतलब स्वतुल्य तो है ये, संक्रामक भी है, लेकिन सममित नहीं है, क्योंकि 1 2 के साथ में 2 1 यहाँ पे नहीं था, ठीक है, इसलिए ये सममित नहीं था। तो कौन कौन से हो गए भाई? ये स्वतुल्य हो गया है, और स्वतुल्य हो गया है, साथ में ये हो गया है कौन सा? संक्रामक। लेकिन कौन सा नहीं है? सममित नहीं है, ठीक है। तो लिखा दे कि स्वतुल्य है किंतु सममित नहीं है, ठीक। तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का, ठीक। उम्मीद करते हैं आप वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि इस तरह से हम सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब जो है कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है ना। मतलब कि ये एकेकी और आच्छादक के बारे में आपसे पूछेंगे फलन के। तो एकेकी और आच्छादक को करने से पहले आपको थोड़ा सा उसका बेसिक मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता दिया था कि एकेकी आच्छादक क्या होता है, ठीक है। तो फिर भी हम यहाँ पे कुछ काम बातें देख लेते हैं, कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि भाई हम जो एक एक की और आच्छादक देखने वाले हैं, यानी कि वन वन और ऑन टू, ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो वन वन ऑन टू हम देख लेते हैं, देखिए। तो एक एक की और आच्छादक, तो एक एक की और आच्छादक, ठीक है। तो एक एक की और आच्छादक हमें देखना है।
तो एक एक ही आच्छादक में क्या होता है देखिए, तो एक एक ही आच्छादक मतलब एक एक इमेज बनना चाहिए, एक एक ही हो गया। आच्छादक मतलब कि बी या बाई के कोई भी अवयव खाली न रह जाएं, है ना, जो बिना इमेज बने हो, यानी किसी का प्रतिचित्रण ना हो, ऐसा कोई भी अवयव ना हो, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें करना क्या वो आप समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए एक फलन दिया है एफ एक्स, ये एक फलन दिया है एफ एक्स, और ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कैसा, ए एक्स के रूप में, ठीक है। अगर ये ए एक्स, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं 2x 3x 4x, इस तरह से कह सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म में अगर कोई हमें अवयव दिया है या एलिमेंट दिए हुए हैं, तो ध्यान रखो भाई, वो जो फंक्शन होता है वो कभी भी n से n में, अगर n से n में जा रहा हो, ठीक है, किसमें, n से n में, या ये अगर z से z में जा रहा हो, ठीक है, किसमें, z से z में, तो यहाँ पे आप बात ध्यान रखिएगा। क्या बात ध्यान आपको रखनी है, बात ये ध्यान रखने वाली हो जाती है कि इस कंडीशन में क्या, ये एक एक ही तो होता है, लेकिन क्या नहीं होता, आच्छादक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, आच्छादक नहीं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए, एक एक ही है लेकिन आच्छादक यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, आच्छादक यहाँ पे नहीं होगा। तो n से n में और z से z में एक एक ही होगा, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। n से n मतलब प्राकृत संख्या यानी प्लस प्लस वाली संख्या है, ठीक है, तो हमेशा एक एक इमेज मिलेगी इसमें। और z से z मतलब होता है पूर्णांक संख्या, यानी माइनस प्लस की संख्याएं भी यहाँ पे आती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 2x है, तो इसमें अगर हम 1 रखते हैं तो 2 उत्तर देगा, -1 रखेंगे तो -2 देगा, यानी अलग अलग अवयव रखने से अलग अलग ही उत्तर यहाँ पे आएंगे। तो इसलिए एक एक ही तो हो रहा है, लेकिन आच्छादक यहाँ पे ये नहीं हो पाता है, ठीक है। आच्छादक क्यों नहीं हो पाता है कि भाई, अब जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, आच्छादक का मतलब हो जाएगा कि भाई यहाँ पे जो आंसर आएंगे, उन आंसर को रखने से एक अलग इमेज तो आएगी, लेकिन भाई जैसे 2 रखा तो भाई 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, लेकिन 3 रह जाएगा इसमें, ठीक है, तो 3 रह जाएगा। इस वजह से क्या, कोई ना कोई एलिमेंट ऐसे रह जाएंगे जो अवयव, जो किसी की इमेज नहीं बनेंगे, ठीक है ना, किसके अंदर, जेड के अंदर या बाई के अंदर। देखिए ये जो एक्स वाई हम बनाते हैं, ये एक्स है और ये बाई है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो किसी की इमेज ना बनाओ, ठीक है, जो कि इन कंडीशन में रह जाएगा। तो एक एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो फंक्शन होते हैं, ये अगर आर से आर में आएंगे, आर से आर में आएंगे, तो ध्यान रखिए भाई, ये एक एक ही भी होते हैं और आच्छादक भी होते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पे होती हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। 1 1 1 2 यहाँ पे होगा आर से आर में, ठीक है, लेकिन एन से एन और जेड से जेड में ये एक एक ही आच्छादक, यानी एक एक ही होगा और आच्छादक नहीं होगा, ठीक। तो बात ध्यान रखने वाली है आपकी, ठीक है ना ये। इसके अलावा देखिए आपको एक और चीज़ और क्या ध्यान रखनी है, आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए फलन इस तरह से आता है, कैसा आता है, एफ एक्स बराबर, अगर फलन आ गया मान लीजिए ए एक्स प्लस बी, ये आ जाता है, तो ये भी कंडीशन जो है देखिए, किस में केवल क्या होगा, एफ सच दैट एन से एन में, एन से एन में तो भाई क्या होगा, ये एक एक ही हो जाएगा, ठीक है। और वही कंडीशन जेड से जेड में भी है, यानी पूर्णांक संख्याओं से, तो इसमें भी ये एक एक ही हो जाता है, ठीक है, एक एक ही इसमें भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये जो है आच्छादक नहीं होगा, क्या नहीं होगा इस कंडीशन में, आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। ये आप राइटिंग थोड़ी समझिए, गड़बड़ आ रही है, ठीक है। तो एक एक ही तो हो जाएगा इन कंडीशन में, लेकिन आच्छादक नहीं हो पाता है, क्यों, कंडीशन वही है कि भाई यहाँ पे आंसर आपके जैसे मान लीजिए माइनस में बन जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स आपके रह जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पे बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2x+1, तो यहाँ पे एक रखेंगे 2 आएगा, ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए -1 रखा तो -2 होंगे +1, यानी यहाँ से आंसर में -1 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद चलिए आई देखिए, इसमें आप देख लीजिए एक कंडीशन और कि अगर आर से आर में आता है, तो आर से आर में एक एक ही आच्छादक दोनों होगा, ये बात आप ध्यान रखिए, एक एक ही आच्छादक दोनों ही हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़ कि भाई अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाला फलन आता है, कैसा फलन, एक्स स्क्वायर वाला फलन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाला फलन ध्यान रखिएगा, एन से एन में क्या होता है, अगर ये एन से एन में जाता है, ठीक है, एन से एन में, तो एन से एन के लिए एक बार समझ लेते हैं। चलिए देखिए, प्लस प्लस वाली संख्या है यहाँ से एन में, ठीक है, तो एक एक ही यहाँ पे होगा नहीं होगा देख लेते हैं। देखिए अगर एक लिखते हैं हम, अगर इसमें एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही मिलेगा, ये इसमें एक इमेज बन जाएगी। 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, 4। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 9। मतलब देखिए अलग अलग अवयव आ रहे हैं, तो एक एक ही तो है, मतलब ऐसी कंडीशन में इसके साथ ये
एक एक ही तो होता है, ठीक है, क्या होता है, एक एक ही तो होता है, लेकिन आच्छादक नहीं। क्यों, देखिए यहाँ पे 3 रह गया, 2 रह गया, ठीक है, इस तरह से ये अवयव रह जाएंगे तो ये आच्छादक नहीं होता है। एन से एन में एक एक ही है। इसी प्रकार से जेड में भी क्या है, ये एक एक ही होता है, ठीक है। जेड से जेड में भी क्या होगा, एक एक ही ये होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों हो जाता है, क्यों भाई, -1 रखेंगे तब भी एक आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए प्लस का 1 रखेंगे, जैसे मान लीजिए प्लस का 1 रखा, तब भी इसका उत्तर एक ही आएगा। देखिए यहाँ पे ये एक एक ही नहीं हो, ध्यान रखिए, केवल एन से एन में ही क्या होगा, ये एक एक ही होगा। बाकी जेड से जेड में ना तो ये एक एक ही और ना ही ये आच्छादक, ठीक है। इसमें ये एक एक ही अकेला हो रहा था एन से एन में, और आच्छादक नहीं था। लेकिन जेड से जेड में एक एक ही और आच्छादक दोनों ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक जैसी इमेज आ रही है यहाँ पे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए जेड आर से आर में जाते हैं, तो आर से आर में भी वही समस्या है कि भाई यहाँ पे ये एक एक ही तो हो सकता है, ठीक है, एक एक ही और अच्छा दोनों यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि भाई ये एक एक ही अच्छा दोनों ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए इसमें, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है, केवल आर से आर में और जेड से जेड में ये एक एक ही आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। बाकी केवल एन से एन में क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाता है, आच्छादक वहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। बस ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। इसके अलावा छोटा सा काम और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए, चलिए वो हम आगे ही देख लेते हैं, जब आएगा तब देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, देखिए हमारे जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये दिया है, ठीक है। तो आप